हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं इतिहास का, क्लास 10 की इतिहास का चैप्टर है जिसका नाम है जी भूमंडलीकृत विश्व का बनना। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, स्टोरी वे में करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगा और साथ में ये भी बता दूंगा कि इस चैप्टर में से किस वे में क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर किस वे में करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है कि सर हमें कितना लिखना है, किस किस वर्ड को अंडरलाइन करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट सबसे पहले तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है जी नोट्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने नोट्स के लिए आपके लिए एक वेबसाइट बना दी है। आप सीधा गूगल पे जाके लिखोगे ना, मेन पॉइंट स्टडी एंटर मारोगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप नोट्स को डाउनलोड करो, प्रिंट करो, देख कर लिखना है देख कर लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम का है तब भी आपको आप उसको ये वेबसाइट जो है वो शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं और साथ में इंग्लिश की वीडियो भी बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर सारे के सारे नोट्स जो हैं वो हमारे हिंदी में है ना, तो वहां पर सारे के सारे नोट्स इंग्लिश में होंगे, तो वो आप उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो बहुत अच्छे से। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो बिल्कुल फ्री है, कोई पे वे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम फ्री है। ठीक है, कोई भी मैं बता दूं, मैंने साइन अप वगैरह भी नहीं लगाया। ठीक है, कोई लॉगिन वॉगिन भी नहीं करना होगा आपको। बट आप अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहो तो वहां पर आप कर सकते हो। मैंने अलग अलग पेमेंट के ऑप्शन दे रखे हैं। बट आप अगर वैसे सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। वहां पर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको कुछ ऐड देखने के लिए मिलेगी, उस पर क्लिक करके 10 सेकंड रुक जाओगे, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखोगे तो आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को लगता है यार मैं अगर अपलोड करूंगा वेबसाइट पे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए। 9300 ज़्यादा बच्चे एडेड हैं, इसमें 2200 दिख रहा होगा, बट अब 300 हो चुके हैं। ओके, और साथ में हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। मेरा ब्लॉगिंग चैनल हो गया, मेन पॉइंट टैग हो गया, गेमिंग हो गया, यूनिक वर्ल्ड हो गया। इसमें सबसे मेन है यूनिक, ये मेन पॉइंट टैग वाला चैनल। मेन पॉइंट टैग वाले चैनल पे मैं बेसिकली ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। तो क्योंकि देखो, जब मैं भी 9th 10th में था तो मेरे को भी पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जिनको अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स से पैसे मांगना। तो आप इस चैनल पे जा सकते हो। ठीक है, इसकी वीडियो देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जो वो जो वीडियो देख रखे ना उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, वो जो वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए बनाई है, क्योंकि हम है ना बार बार एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहा। तो बस ये एक छोटा सा स्टेप है ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी अर्निंग जो है सिर्फ यूट्यूब से नहीं आती, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती है। तो किस किस से आती है, कैसे कैसे अर्न कर सकते हो, वो सारी मैंने इस वीडियो के अंदर, यानी जो मेन पॉइंट टेक पर डाल रखी है वो वीडियो के अंदर बता रखी है। ओके, और बाकी चैनल है, ब्लॉगिंग वगैरह चैनल है, मेन पॉइंट गेमिंग है, यूनिक वर्ल्ड है, आप इनको चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाते हैं जी चैप्टर पे। ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सबसे पहले तो भूमंडलीकृत विश्व क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, आज का जो विश्व है ना वो एक भूमंडलीकृत विश्व है। भूमंडलीकृत विश्व का मतलब क्या होता है? ऐसा विश्व जहां पर बहुत बड़े लेवल पे व्यापार होता हो, बहुत बड़े लेवल पे एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते हो, दूसरी जगह के लोग हमारे देश में आते हो, और साथ ही में टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी जो है, वो एक देश की प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जाती हो, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन हमारे देश में आते हो। समझ आ गया? आज है ना, आज का विश्व जो है वो एक भूमंडलीकृत विश्व है। बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड भी होता है, एक जगह से लोग दूसरी जगह भी जाते हैं बहुत बड़े लेवल पे। अब सब मतलब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कोविड-19 चल रहा है, रिस्ट्रिक्शन है। देखो, ये तो एक पेंडेमिक है, ये तो एक सिचुएशन है जो आ गई। नॉर्मली तो होता है ना, जनरली देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे एक जगह से लोग दूसरी जगह भी जाते हैं। तो इसका मतलब आज का विश्व जो है वो एक भूमंडलीकृत विश्व है। ओके, और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व बना कैसे, है ना। ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन पहले किसी भी देश से हमारा कोई व्यापार नहीं था, कोई ट्रेड नहीं करते थे, कोई भी हम दूसरी कंट्री में नहीं जाते थे, ना ही दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आते थे, और एक ही दिन सब कुछ स्टार्ट हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे सब कुछ स्टेप हुआ होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ भूमंडलीकृत विश्व, या हम भूमंडलीकृत विश्व को आधुनिक विश्व बोलते तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बात वही है ना, आधुनिक विश्व और भूमंडलीकृत। तो जब मैं भूमंडलीकृत या आधुनिक विश्व बोलता हूं तो इसका मतलब, आधुनिक युग बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भूमंडलीकृत विश्व में बहुत ज्यादा व्यापार होता है तो आधुनिक युग या भूमंडलीकृत विश्व से पहले कुछ व्यापार नहीं होता था। इसका मतलब ये नहीं है। देखो, भूमंडलीकृत विश्व का मतलब है जहां बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पहले के टाइम में या आधुनिक युग से पहले के टाइम में व्यापार नहीं होता था। होता था, बट छोटे लेवल पे होता था। यही बात लिखी हुई है कि आधुनिक युग से पहले भी व्यापार उपलब्ध था। ठीक है, मतलब कम था बट उपलब्ध था। यह हमें कैसे पता चलता है कि
3000 BCE, BCE यानी ईसा पूर्व जो कहा गया, ईसा पूर्व को कहा गया है, ठीक है। अच्छा, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी आपको पता है कि 2022 चल रहा है। अच्छा, क्या इसका मतलब यह है कि अर्थ को बने हुए सिर्फ 2022 साल हुए? द आंसर इज नो, अर्थ को बने हुए तो पता नहीं लाखों साल हो गए है ना। तो ये 0वां साल कौन सा था, तो मैं आपको बताऊं कि जिस साल में जीसस क्राइस्ट जी का जन्म हुआ था, उस साल को हम मानते हैं, ईसा मसीह, उस साल को हम मानते हैं 0, ठीक है। और उसके बाद के जो भी साल है उसको हम बोलते हैं ईसवी, ईसवी। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा साल चल रहा है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि 2022 ईसवी चल रही है, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात चल रही है, ठीक है। ओके जी, आपको समझ आ गया। और ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को कहा जाता था ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व कहा जाता था। जैसे 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा, या उल्टा, 100 आ गया यहाँ पर, 200 आ गया। चलो मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई बोले कि ये बंदा है ना ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले पैदा हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि उसका जन्म सर 2000 साल, 2022 साल ये हो गए, 100,000 साल ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो यानी 2122 साल पहले इसका जन्म हुआ था। नहीं, आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल देना कि 100 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले इसका जन्म हुआ था, तो आप इसको ईसा पूर्व भी बोल सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो ये बोला गया है कि 3000, यानी ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, यानी आज के 2000 साल, और ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, यानी 5000 साल पहले की बात हो रही है। उस टाइम भी हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसका व्यापार था किससे? पश्चिमी एशिया के देशों से, ठीक है। ये वही बात लिखी हुई है कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो ये एक तो ये, हाँ, ये ना स्टार्टिंग में थोड़ा देखने में दिक्कत होती है, और धीरे धीरे मैं इसको टैब को चलाना सीख जाऊंगा। तो ये जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है सिंधु, तो सिंधु रिवर के पास जो लोग रहते थे ना, उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता था। तो बहुत टाइम पहले, 5000 साल पहले की बात है यहाँ पर, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता था। तो ये ना, ये व्यापार करते थे किससे? जो वेस्ट एशिया के देश है ना, ओमान वगैरह, उनसे व्यापार होता था समुद्र से। तो ये वही बोला गया कि 3000 साल पहले भी व्यापार होता था। अब आप बोलोगे सर कैसे होता था, आप तो जिंदा नहीं थे, ना ही बुक बनाने वाले, ना ही हम, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि व्यापार होता था उस टाइम? तो मैं आपको बता दूं कि 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव्स के समुद्र में पाए जाने वाली कौड़ियां, मालदीव कौड़ियां सुनी होगी आपने, सुना होगा कि कौड़ियों के दाम ये चीजें बेच दी। हाँ, उसी कौड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। कौड़ी वैसे बेसिकली सीशेल होता है, सीशेल समझते हो ना हिंदी में, सीशेल को सीशेल समझ जाओ, मेरे को पता है इंग्लिश वाले जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इतना तो पता है। हिंदी मीडियम क्या, मैक्सिमम बच्चों की जो एसएसटी होती है वो हिंदी में होती है, बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, तो सीशेल आपको पता ही है, ठीक है। तो जो सीशेल वगैरह होते थे ना, उनको एज अ करेंसी यूज किया जाता था, और वो कहाँ पर मिलते थे? अपने मालदीव के अंदर। बट वही सीशेल, वही कोड़ियां हमें चीन और पूर्वी अफ्रीका में भी देखने के लिए मिली है। इसका मतलब मालदीव्स का कनेक्शन, या मालदीव जो है वो कहीं ना कहीं चीन के साथ और हमारे पूर्वी अफ्रीका के साथ भी व्यापार करता होगा, तभी तो मिली है वो चीजें, है ना। चलो, यानी हमें ये तो समझ आ गया कि जो आधुनिक युग से पहले का टाइम है, उस टाइम भी व्यापार होता था, बहुत कम लेवल पे होता था, बट होता था, ठीक है। क्योंकि ये जो मालदीव्स की जो कोड़ियां हैं वो बहुत छोटे छोटे एरिया में हमें मिली है, बहुत कम कम उसमें मिली है, यानी बहुत कम व्यापार होता था, बट होता था, ठीक है। चलो, अच्छा, यानी व्यापार तो होता था, क्या लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? ऑब्वियसली बात है, आधुनिक युग के जैसे आधुनिक युग में होता है, बहुत बड़े लेवल पे एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे, वैसे तो नहीं होता था, बट क्या थोड़े बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? आंसर इज यस। अभी कैसे पता चलता है? देखो, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी में 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। मतलब 7वीं सदी में भी हम मानते हैं कि 7वीं सदी में भी एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे, और 13वीं सदी के बाद के टाइम के तो हम 100% श्योर है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे। अच्छा, ये कैसे जाते थे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी माना जाता है कि कोविड-19 जो है वो कहाँ पर, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ पर ये सबसे पहला कोविड केस और ये कोविड जो है वो कहाँ पर इजाद हुआ? चाइना में, ठीक है। चाइना से आज इंडिया में भी फैला हुआ है। कैसे? देखो, जैसे मैं तो चाइना गया ही नहीं, अगर मेरे को वैसे एक बार हो रखा है कोविड, बहुत 2019 में कोविड हो चुका है मेरे को, तो कोविड जो है वो मेरे को 2019 में हो गया। मेरा चाइना से कोई लेना देना नहीं, मैं पढ़ाता हूँ चाइना के बारे में, मेरा चाइना से कोई लेना देना नहीं, मैं कभी चाइना नहीं गया,
ठीक है, मेरा उनसे बिल्कुल दूर दूर तक कोई लेना देना, फिर भी मेरे को कैसे कैसे हो गया? देखो, चाइना से कुछ लोग, मान लो चाइना के लोग मान लो अमेरिका गए, ठीक है, अमेरिका, फिर अमेरिका के कुछ लोगों को हो गया, फिर वो लोग अगर यूरोप गए, यूरोप के कुछ लोगों को हो गया, फिर वो लोग अफ्रीका गए, अमेरिका गए, ऐसे ऐसे कुछ लोग करते करते घूमते घूमते इंडिया में आ गए, फिर इंडिया के लोगों को हो गया, फिर उन लोगों से मेरे को हो गया। तो यही चीज पहले भी हुआ करती थी, 7वीं सदी में भी ऐसा कुछ हुआ था। अब मैं वो कौन सी बीमारी थी, ऑब्वियसली बात है कोविड-19 नहीं था, मतलब ये कोरोना तो नहीं था, बट एक बीमारी थी जो ऐसी करके फैली थी, उसी से हमें पता चला कि लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, चलो, तो हुआ क्या, वो डिजीज एक जगह पर फैली, ठीक है, एक जगह पर फैली, फिर वो दूसरे लोगों को दूसरे एरिया में फैली। अब वो कैसे फैली होगी, जब वहां के लोग दूसरी जगह पर गए होंगे। ठीक है, चलो, अब मैं आपको बता दूं, भूमंडलीकृत विश्व को है ना कभी कभार वैश्वीकरण भी कहा जाता है। और ये वैश्वीकरण की जो डेफिनेशन है, आपका जो हमारा अर्थशास्त्र का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर भी सेम डेफिनेशन दे रखी है। तो आपको वैसे एग्जाम में कुछ डेफिनेशन आती है तो सिंपल ये लिखना है, आपको बुक में नहीं मिलेगी, बट मैंने आपके लिए इंतजाम कर रखा है, क्योंकि मेरे को पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का मतलब टॉप मारना है ना बहुत ही आसान है, और मेरे को पता है, पूरा भरोसा है कि आप टॉप मार सकते हो। तो जितना एफर्ट मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा एफर्ट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिखी है, और जो भी मेरे को लगता है कि यार इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं दे रखी प्रॉपर, तो मैं वो खुद कहीं से भी लिखकर आपके लिए लिख के लाऊंगा, डोंट वरी। तो वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो दुनिया भर में वस्तुओं, प्रौद्योगिकी और विचार और लोगों की मुक्त आवाजाही से जुड़ी है। वही बात है भूमंडलीकृत विश्व की बात, मैंने क्या बोला था, भूमंडलीकृत विश्व का है वस्तुओं का, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का, विचार का और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भूमंडलीकृत विश्व कहलाता है। या उस मतलब जिस विश्व में ये सारी की सारी चीज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है, तो उसको हम भूमंडलीकृत विश्व कहते हैं। और इस चीज को, इस प्रक्रिया को, इस आर्थिक प्रणाली को हम वैश्वीकरण कहते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब ये ना कुछ मूर्तियां वगैरह भी दे रखी है, जिसमें जहाज वगैरह बने हुए हैं, ट्रेड वगैरह दिखाया गया है इसमें। तो ये प्राचीन मूर्ति, इससे पता चलता है कि उस टाइम पे ट्रेड हुआ करता था। ये बस एक दिखाने के लिए, चलो, ये बुक में बनी हुई थी इसलिए मैंने बताया, क्योंकि एक एक टॉपिक पढ़ाना है मेरे को। चलो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर उस टाइम प्लेन तो हुआ नहीं करते थे, है ना, तो फिर एक जगह से लोग दूसरी जगह, या एक जगह की चीजें दूसरी जगह कैसे जाती थी? कोई रास्ता होता था, वैसी बात है रास्ता था, पर उस रास्ते को किस नाम से जाना जाता था सर? तो उस रास्ते को बेसिकली जाना जाता था जी रेशम मार्ग से, जिसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? सिल्क रूट। इंग्लिश में भी याद रख सकते हो सिल्क रूट, कोई दिक्कत नहीं है। और सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सिल्क रूट व्यापार मार्गों का एक जटिल नेटवर्क था, जो लोगों को मुख्य रूप वस्तुओं और सांस्कृतिक को आदान प्रदान करने का मौका देता था। यह मुख्यतः चीन और सुदूर पूर्व के देशों को यूरोप और मध्य पूर्व के देशों से जोड़ता था। क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ आपको। सिल्क रूट है ना बेसिकली एक व्यापार के मार्गों का, अच्छा नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पर किस चीज का व्यापार होता था ज्यादातर। ये जो रास्ते होते थे ज्यादातर, यहाँ पर जो सिल्क होता था, जो रेशम होता था, उसका व्यापार होता था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजों का नहीं होता था, कम होता था। ज्यादातर रेशम मार्गों का उपयोग रेशम की ही चीजें एक जगह से दूसरी जगह का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या व्यापार की तरीके से यूज होता था, जो कि किन किन देशों को जोड़ता था? चाइना को और पूर्व एशिया को, यानी हमारे जो पूर्व एशिया के जो देश हैं उसको जोड़ता था यूरोप से, और जो हमारे पूर्व के देश है उनसे। ठीक है, इसका मैं आपको एक और चीज बता दूं, ज्यादातर सिल्क रूट है ना चाइना से ही होते हुए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम चाइना और इंडिया से ही ज्यादातर ट्रेड हुआ करता था पूरी दुनिया में। ठीक है, चलो जी, ये बात आपको पता चल गई। क्या आज भी सिल्क रूट है? क्या आज भी सिल्क रूट का जो है वो हमने ढूंढे हैं कुछ सिल्क रूट? देखो, सिल्क रूट का आज यूज नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सिल्क रूट के बारे में तो हमें पता ही नहीं। कुछ कुछ सिल्क रूट की हमें जानकारी मिली है, और वो कैसे मिली है, कुछ गुफाओं में ना कुछ मैप्स वगैरह बने थे, मैं दिखाऊंगा आपको वो कौन से मैप्स है, जिससे हमें पता चलता है कि यार कोई रास्ता तो था, और इन्हीं रास्तों को सिल्क रूट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि चाइना में रेशम जो था वो ज्यादा था, और वो ही दूसरी जगह पर गया, इसलिए इसको फिर सिल्क रूट नाम दे दिया गया। ओके, इतिहासकार ने भूमि पर और समुद्र पर कई सिल्क रूट की पहचान की है। तो बहुत जो हमारे हिस्टोरियन है, हमारे इतिहासकार है, उन्होंने जमीन के रास्ते और समुद्र के रास्ते को भी, समुद्र के रास्ते जो जाते थे दूसरी दूसरी कंट्रियों में व्यापार करने के लिए, तो उसको भी सिल्क रूट बोला जाता था, उसकी भी पहचान की है। ओके, और जो सिल्क रूट का था उनका उपयोग कब किया जाता था? ईसाई युग से पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर 15वीं शताब्दी तक, यानी ईसा मसीह के जन्म, जैसे ईसा मसीह का जन्म है उससे पहले के टाइम से लेकर 15 सेंचुरी यानी 1500 साल तक इसका यूज किया जाता है। यानी आज क्या चल रहा है 2022, तो 15 सेंचुरी यानी 500 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 500 साल पहले तक भी इन सिल्क रूट का, रेशम मार्गों का उपयोग होता था।
ठीक है। इस रास्ते से बेसिकली जो चाइना की जो पोट्री थी, चाइनीज पोट्री समझते हो ना, वो चाइना के वो मटके बढ़ गया, पोट्री बोल रहा हूँ मैं, मटके ही होते हैं बेसिकली, आपको पता है वो थोड़ा चमका देते हैं मटको, वो डिजाइन वगैरह होते हैं, वो भी चाहती थी। और भारत व दक्षिण पूर्व के जो कपड़े थे, कपड़े वगैरह मसाले वगैरह भी, वो भी दूसरे भागों तक पहुंचते थे। अच्छा, चाइना वाले पोट्री भेजते थे, हम मसाले भेजते थे, हमको मिलता क्या था रिटर्न में? हमको मिलते थे जी कीमती धातु, जैसे कि सोना और चांदी, ये सारी की सारी चीजें मिलती थी। और इसलिए बोला जाता है कि सोने को इंडिया को सोने की चिड़िया इसी वजह से भी बोला जाता है कि ज्यादातर जो लोग हैं यूरोप के, वो मसाले खरीदते थे, वो सोना हमको देते थे, है ना। तो यूरोप से सोना जो है वो भारत यानी एशिया की तरफ आता था। अच्छा, एशिया क्यों लिखा है, इंडिया क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चाइना भी तो था ना, चाइना भी तो पोट्री भेजता था। चलो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई। एक लाइन और रखी हुई है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक और आदान प्रदान, ये और आएगा बीच में, या सांस्कृतिक और आदान प्रदान, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। यानी मतलब संस्कृति यानी चीजों का, सांस्कृतिक और चीजों का आदान प्रदान, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। मतलब चीजें तो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, उनका व्यापार तो होता था, बट साथ में संस्कृति का भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हमें देखने के लिए मिला है। मैं समझाता हूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में। बुद्धिज्म है, हमारे गौतम बुद्धा है ना, गौतम बुद्धा से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। तो जो हमारे गौतम बुद्धा जी थे, है ना, वो कहाँ पर जन्मे? भारत में। तो बुद्धिज्म का जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था। अब अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में हमें बुद्धिज्म देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे बुद्धिस्ट जो हैं वो चाइना में, जापान में, अलग अलग देशों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कैसे मिलते हैं जी? अलग अलग देशों में हमें देखने के लिए कैसे मिलते हैं? वो ऐसे मिलते हैं क्योंकि मैं समझाता हूँ। मान लो हम एक काम करते हैं, आधुनिक युग से पहले के टाइम की बात करते हैं। मान लो मैं उस टाइम एक व्यापारी था, है ना, और मैं बुद्धिस्ट था, ठीक है, मैं गौतम बुद्धा को मानता था। और मेरे साथ है ना कोई मान लो जापानीज व्यापार कर रहा था, तो वो मेरे से व्यापार कर रहा था, कुछ भी खरीद रहा था, मसाले बेच रहा था, मैं उसको कुछ भी कर रहा था, ठीक है, मसाले वाला था मैं उस टाइम। तो मैं जब उनसे व्यापार कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने ये भी बताया कि मैं गौतम बुद्धा को मानता हूँ, शांति के प्रतीक है। तो उनको भी लगा हाँ यार, शांति है, पीसफुल रिलीजन है, धर्म है एक। तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, यानी वो भी बुद्ध बन गए। और मैंने कोई मतलब ये व्यापार चल रहा था, व्यापार के साथ संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा था, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे गौतम बुद्धा के धर्म के साथ नहीं है, गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के साथ नहीं है, ये हमारे ईसाई मिशनरी के साथ भी है। ईसाई धर्म यूरोप से पूरी दुनिया में फैला था। और हमारे मुस्लिम जो जो कह सकते हो आप उपदेशक हैं, धर्म उपदेशक का मतलब होता है जो धर्म के बारे में बताते हैं, उन्होंने भी सेम किया। मक्का मदीना में, फिर पूरी दुनिया में फैल गया, है ना, ईसाई धर्म को। तो ऐसे ऐसे बता रखा है इसमें कि संस्कृति और जो व्यापार है उसका आदान प्रदान की प्रक्रिया जो थी वो दोनों की दोनों साथ में चलती थी। संस्कृति का आदान प्रदान भी होता था और साथ में चीजों का आदान प्रदान भी होता था। डोंट वरी, मैं इसकी जो जब पीडीएफ अपलोड करूंगा ना, तो ये जो चीज़ है ये ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो कि आप वहां से अपलोड करोगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद एडिट कर दूंगा उसको अपने से, ठीक है। अभी जैसे ये वीडियो खत्म होगी मैं खुद ही एडिट कर दूंगा उसको यहीं पर। और फिर क्योंकि अभी मैंने डाली नहीं है ये वाली पीडीएफ, अभी नहीं डाली, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो बाद में ही मतलब वहां पर अपलोड करूंगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, समझ आ गया हो टॉपिक। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये कुछ पिक्चर दे रखी है, ठीक है। चीन की एक गुफा के अंदर, मैंने बोला था ना चीन के अंदर ज्यादातर माना जाता है कि चीन से ही सारे के सारे सिल्क रूट, तो जो चीन की गुफा है उसके अंदर ही हमें पेंटिंग जो है वो दिखाई गई है। देखो जिसमें ये सिल्क रूट वगैरह बनाए गए हैं। आपको तो बेसिक समझ नहीं आ रही होगी, बस एक सिल्क रूट का रास्ता वगैरह दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि चाइना से भी ज्यादातर व्यापार होता था। ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें दिखाई गई है। चलो ये बात हमें समझ आ गई। और ये थोड़ा सा दिखाया गया है वेनिस, ठीक है। वेनिस है पूर्वी विश्व में आए व्यापारी चीजों का आदान प्रदान करते हुए। ये मार्को पोलो। अच्छा, मार्को पोलो कौन थे मैं आपको बता दूं कि जो मार्को पोलो थे ना, एक बहुत बड़े, एक तरह से कह सकते हो एक जगह से एक एक्सप्लोरर, हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा, एक्सप्लोरर मतलब जो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ जो अलग अलग जगह घूमते थे। आपने कभी कभार है ना किसी ट्रक के पीछे भी लिखा हुआ देखा होगा मार्को पोलो, तो वो इन्हीं मार्को पोलो की बात करी गई है। वो एक्सप्लोरर थे, जैसे ट्रक एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग जगहों पर जाता है, तो ये एक तरह से दिखाया गया उसको, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अच्छा जी, अब आते हैं जी भोजन की यात्रा। आपको एक मजे की बात बताता हूँ। बहुत सारी चीजें आज जो हम खाते हैं ना इंडिया के अंदर, वो एक्चुअल में एक टाइम पर इंडिया के अंदर नहीं उगती थी। इसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे कि किडनी बीन, किडनी बीन को हिंदी में बोलते हैं, वैसे तो और भी है, पटैटो, टमाटो, ये सारी चीजें इंडिया में नहीं मिलती थी। बट राजमा, राजमा फेवरेट होता है बहुत सारे लोगों को, इसलिए मैंने बताया राजमा। तो याद, राजमा भी जो था वो इंडिया में नहीं था पहले, आया है बाद में,
कैसे आया उसके बारे में बात करेंगे, और ये सारी फसलें कैसे आई है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। भोजन की यात्रा, 2 वर्ड लिखे हुए आगे, स्पेगेटी और आलू। आलू हम लिखा हुआ है बट आलू ही याद रखो इसको, स्पेगेटी और आलू, ठीक है। चलो, अभी एक जगह से दूसरी जगह ये स्पेगेटी और आलू, ये भोजन जो था वो कैसे फैला, तो जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो देते थे, ठीक है। चलो, ये बात आपको समझ आ गई हो। अब मैं इसको समझाऊंगा कैसे, बट पहले तो मैं ये बात बता देता हूं कि माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे, मतलब अच्छा, दो इसकी एक थ्योरी है। माना जाता है कि जो नूडल्स है, ठीक है, वो सबसे पहले चीन में खाए जाते थे, और चीन के बाद वो मतलब चीन से कहाँ पहुंचे, यूरोप में पहुंचे, और यूरोप में फिर उसकी थोड़ा चेंज हो गया और वो नूडल्स को स्पेगेटी बना दिया। स्पेगेटी और नूडल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही लगती है, बस थोड़ा सा ये स्पेगेटी जो होती है ऐसी होती है, ठीक है। जो नूडल्स होते हैं वो ऐसे थोड़े होते हैं ना, मतलब गोल राउंड होते हैं, ये राउंड नहीं होते, थोड़े से रेक्टेंगल शेप में होते हैं। अब मैं कोई कुक नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको, बट आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, है ना। ये तो पहली थ्योरी है। और कुछ लोग मानते हैं कि जो पास्ता है, पास्ता जो है वो अरब यात्री जो थे ना, वो सबसे पहले 5वीं शताब्दी में कहाँ पर गए थे, सिसिली। सिसिली का नाम याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद में। वो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने पास्ता वगैरह, मतलब एक तरह से खा रहे थे वो, इटलियों ने देखा, पूछा उनसे, फिर वहां पर बनने लगा। तो ये दूसरी थ्योरी है कि नूडल्स वगैरह जो थे और जो पास्ता वगैरह था, या तो चाइना से गया होगा या अपने अरब से गया होगा, है ना। चलो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बहुत सारी फसलें जो आज हम खाते हैं ना, वो एक्चुअल में इंडिया में थी नहीं, तो यही बात लिखी हुई है, देखो कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वज के पास नहीं थे। 500 साल पहले, या मैं बोलूं कि एक तरह से 5th सेंचुरी से पहले हमारे पूर्वज ये नहीं खाते थे। 5th सेंचुरी से पहले होगा वैसे, यानी 5th एडी, एडी बताया था ना, एनोडोमिनो, तो उससे पहले, यानी इंग्लिश में लिख दिया मैंने, इसको कहते हैं जी ईसा, सॉरी ईसा पूर्व, और ये क्या था, ईसवी, अच्छा हाँ, ईसवी याद आ गया। तो 5th ईसवी से पहले जो थे वो हमारे पूर्वज के पास नहीं थे, आलू वगैरह, शकरकंद वगैरह। गलती से अब हुआ क्या था, ये आए कैसे इंडिया में, तो मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका आज तो बहुत प्रॉस्परस कंट्री है ना, बट एक्चुअल में माना जाता है कि, माना क्या जाता है, फैक्ट है कि एक्चुअल में अमेरिका जो था उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अमेरिका दो है ना, मतलब ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो यूरोप के ना एक खोजी थे जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम सुना ही होगा आपने, लिखा हुआ होगा इनमें, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। चलो, अज्ञात उन अमेरिका पे पहुंचे जहाँ, अमेरिका का मतलब दक्षिणी कैरिबियन में दरअसल बहुत सारे पदार्थ अमेरिका के मूलवासी। चलो मैं स्टोरी बता देता हूँ आपको, ठीक है, बता देता हूँ, बुक के अंदर भी लिखी हुई है स्टोरी, बट बता देता हूँ, स्टोरी है इसलिए ज़्यादा मैंने लिखी नहीं। एक पर्सन थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, यूरोप में रहते थे वो, ठीक है, और ये रहा हमारा अफ्रीका, और ये रहा इंडिया, ठीक है। वो बेसिकली इंडिया आना चाह रहे थे, बट उनकी शिप जो है थी यहाँ मुड़ने की जगह यहाँ पहुँच गई, और वो अमेरिका जा उतरे, और उनको पहले तो लग रहा था कि वो अमेरिका नहीं है, वो उनको लग रहा था इंडिया है, ठीक है, बट वो अमेरिका था। और वहाँ से फिर उन्होंने बहुत सारी फसलें, आलू वगैरह और ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो अमेरिका में ही हुआ करती थी उस समय। तो फिर वो दोबारा क्रिस्टोफर कोलंबस जब यूरोप गए तो वहाँ पर यूरोप के जगहों पर उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें, जाने अनजाने बीज मिल गए उनको, कुछ फसलें मिल गई, तो वहाँ खाई और उन्होंने उगाई यूरोप में, और फिर वहाँ उगने लगी। फिर यूरोप से फिर अफ्रीका, अफ्रीका से फिर इंडिया, या इंडिया से ऐसे अलग अलग जगहों पर फैलने लगी। समझ आ गया आपको, तो ये लिखा हुआ है, गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था। अच्छा, एक क्रिस्टोफर कोलंबस था, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर दिया, इंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी। तो वही लिखा है, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात हो रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। अमेरिका का मतलब इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन के जो द्वीप समूह थे वो भी शामिल थे। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियन या इंडियनों से हमारे पास आए हैं, ठीक है। वैसे इनको बोला अमेरिकन इंडियन ही जाता था, ठीक है। चलो, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। और अब आप पूछोगे कि सर यार फूड की बताने की क्या ज़रूरत है, भोजन के बारे में बताने की क्या ज़रूरत है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट है, बहुत बड़ी बात है। कई बार नई फसलें के आने से जीवन में ज़मीन आसमान, जीवन जीने में और मरने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। अब ये कैसे आता था मैं आपको बताता हूँ।
साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। ठीक है, अब मतलब जो आलू थे वो उनकी नीड को बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रहे थे और सस्ते आ रहे थे, है ना। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका से दोबारा यूरोप ले गया, आलू वगैरह जो उसने अमेरिका में मिले थे वो जब यूरोप ले गया तो वहाँ के लोगों ने खाए और फिर वहाँ के लोगों ने उगाना शुरू कर दिया। ज़्यादातर वो गरीब लोग थे, हमारे पुअर पीजेंट थे, जिन्होंने पुअर फार्मर थे या किसान थे हमारे, उनका भोजन बेहतर हो गया। ठीक है, उनकी जो औसत उम्र थी वो बढ़ने लगी ऐसी फसलें वगैरह खाने से। बट आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे ना, वो तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में के दशक के मध्य में, यानी 1845 या इस टाइम की बात करें, तो उस टाइम क्या था, किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई और इसके कारण मैं आपको बता दूं 10 लाख से ज़्यादा लोग, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल सी आलू की फसल मतलब जीने और मरने के बीच में एक लकीर खींच देती है। ठीक है, अगर वो फसल मतलब अगर वो पूरी तरह मतलब निर्भर हो गए थे इतना कि वो आलू की फसल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे, और आलू मतलब फसल खराब होने की वजह से उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लाखों लोग मरे। ये पिक्चर भी दे रखी होगी मैंने, देखो आयरलैंड में आलू अकाल पड़ गया था जब। ठीक है, तो ये एक पिक्चर दे रखी है। ओके, फसल कट जाने के बाद भी जो बच्चे थे, बचे कुचे आलू की उम्मीद में जो लोग थे वो खेती मतलब कि बच्चे जो हैं वो खोद रहे थे, बट उनको कुछ मिला नहीं, और इसी फेमाइन के कारण, इसी अकाल के कारण जो थे वो 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, विजय, बीमारी और व्यापार। टॉपिक का नाम है विजय, बीमारी और व्यापार। व्यापार, ठीक है, चलो। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ठीक है, आप आंसर बताना मेरे को। ओके, अगर आपको किसी दूसरे देश को जीतना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी चाहिए हमें किसी देश पे अगर जीतना है किसी देश को। सर हमें बहुत ज़्यादा वेपन चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जाके वहाँ पर खड़ा हो जाना है। आप अकेले भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी उस जगह को जीत सकते हो, है ना। तो आपको कैसी लगेगी ये बात, बट ये एक्चुअली में हुआ है। अभी हुआ कैसे मैं आपको बताऊंगा, इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, डोंट वरी। आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई और कहानी सुनाऊंगा, डोंट वरी, टॉपिक पे ही हम स्टिक करेंगे। तो विजय, किस चीज़ की विजय हुई, जगह पर विजय पाई थी, यानी अमेरिका को खोज तो लिया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, बट अमेरिका के लोगों को मतलब अमेरिका को लोगों पे वर्चस्व कैसे क्रिएट किया यूरोप के लोगों ने, वो मैं आपको बताऊंगा। और बीमारी और ये व्यापार, पहले तो व्यापार की बात कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजिए जो जहाजी वगैरह थे वो जब एशिया के मतलब एशिया तक पहुंचे रस्तों और पश्चिमी सागर पार करते करते अमेरिका तक पहुंचे, तो आधुनिक युग जो था वो बहुत छोटा सा दिखाई देने लग गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो व्यापार था, ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे हमारा जो एक आधुनिक विश्व की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे उस टाइम में, 16वीं शताब्दी के टाइम में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो भारतीय उपमहाद्वीप था ना, वो प्रवाहों के रास्ते का अहम बिंदु था, यानी ज़्यादातर 16वीं शताब्दी में 16वीं सदी में ज़्यादातर जो व्यापार होता था ना वो भारत के रास्ते होता था, भारत से ही दूसरी कंट्री में व्यापार वगैरह हुआ करता था। ओके, पूरे नेटवर्क में इस इलाके पर भारी महत्व था, भारत का भारी महत्व था। यूरोपीय के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ मुड़ने लगी। इसका मतलब है अब पहले जो भारत नेटवर्क होता था ना, केंद्र होता था, अब वो धीरे धीरे अमेरिका यूरोप की तरफ खिसकने लगा। अब ज़्यादातर व्यापार यूरोप की तरफ होने लगा, है ना। तो हम मतलब यूरोप को हम चीज़ें बेचने लगे और ये सारी की सारी चीज़ें होने लगी। और एक बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि ना क्रिस्टोफर कोलंबस है ना अमेरिका गया था। आपको बता दूं उससे पहले ना अमेरिका का किसी भी देश से कोई कांटेक्ट नहीं था, ना ही एशिया से, ना ही अफ्रीका से, किसी भी देश से, किसी भी दूसरे देश के पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं था। माना जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस पहले थे, ठीक है। तो अपनी खोज से पहले लाखों सालों से अमेरिका दुनिया से संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी में जब हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पहुंचे, विशाल भूमि पर बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ, हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे। यानी 16वीं शताब्दी में जब वो क्रिस्टोफर कोलंबस वहां गए, वहां पर बहुत सारे मिनरल थे, ठीक है, बहुत सारी जमीन थी जहाँ खेती हो सकती थी, प्रोडक्शन अच्छा हो सकता था, खनिज थे, और साथ ही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, फसलें वगैरह थी, जो पूरी दुनिया का जीवन का एक तरह से रंग बदल सकती थी, रंग जो थी वो बदलने लगी। ठीक है, 16वीं सदी के आते आते
पूरे यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि यार यहाँ पर बहुत सारा। अच्छा, एल्डोराडो का नाम सुना है आपने? आई होप सुना हो, कभी ना कभी अपनी लाइफ में एल्डोराडो का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग जो थे वो यूरोप के उस टाइम बहुत मानते थे, आज के लोग भी मानते हैं कि अमेरिका के बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर आज भी हमें सोना मिल सकता है। चाहे जमीन खोदोगे तो सोना मिलेगा, खनिज मिलेंगे। तो उसी जगह को एल्डोराडो माना जाता है, ठीक है। और आज भी बहुत सारे उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए हैं, आज भी करे जाते हैं बहुत सारे लोग जो हैं। चलो, ये हमें पता चल गया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था, मैंने बोला था ना कि किसी दूसरे देश पर अटैक करना है ना। तो ऐसा जो किया था वो किया था हमारे पुर्तगालियों ने और स्पेनिश ने। इन्होंने बिना अपनी सेना का यूज़ करे पूरे के पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ पर गए थे, पर उसके बाद कब्जा जो किया, जैसे हमारे भारत पे कब्जा किया था ना, वैसे ही कब्जा किया था, बट बिना किसी हथियार के। जैसे हमारे जब हमें हमारे मतलब ब्रिटिश का रूल हमारे पे स्टार्ट हुआ तो एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी की जंग हुई थी, बट ऐसा वहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, उनके हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे, ठीक है। उन्होंने किसी हथियार का यूज़ नहीं किया, उन्होंने चेचक का यूज़ किया। चेचक क्या, एक बीमारी है, मैं आपको समझाता हूँ ये स्टोरी क्या थी। देखो, बात ये थी कि यूरोप में है ना एक बीमारी 16वीं शताब्दी से पहले फैली हुई थी जिसका नाम था चेचक, ठीक है। ये नाम आपने सुना होगा, चेचक। हर बच्चे को कभी ना कभी होता ही है चेचक। स्मॉल पॉक्स होता है ना, छोटे छोटे हो जाते हैं धब्बे धब्बे। तो चेचक वहाँ पर यूरोप के लोगों को फैला हुआ था बहुत बड़े लेवल पे। स्टार्टिंग में यूरोप के लोग मरे, बट धीरे धीरे वो इम्यून हो गए। उनकी बॉडी जो है वो स्मॉल पॉक्स के लिए, चेचक के लिए लड़ने लग गई, और उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अब पोलियो ड्रॉप्स है, आपने पी थी पोलियो ड्रॉप्स, है ना, बचपन में हर कोई पीता है पोलियो ड्रॉप्स, पिलाया जाता है उनको, तो वो उन जिंदगी के, है ना। तो आपको क्या लगता है वो जो पोलियो ड्रॉप होती है उसके अंदर क्या होता होगा? जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है उसके अंदर क्या होता होगा? एक्चुअल में उसमें पोलियो के ही, जो पोलियो जिसकी वजह से पोलियो होता है उसके छोटे छोटे बहुत छोटी अमाउंट में उसे डाला जाता है ताकि उनकी बॉडी इम्यून हो जाए, है ना। बॉडी जब इम्यून हो जाएगी तो उनको ज़्यादा पोलियो के किसी भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही इसमें भी बताया गया। जो जो यूरोप थे, यूरोप के लोगों को स्टार्टिंग में तो चेचक से बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोग मरे, बट बाद में ये पूरी तरीके से इम्यून हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब स्पेनिश और जो पुर्तगाली सेना थी जब वहाँ पर उतरी ना, तो उनको चेचक हो रखा था बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वो वहाँ पर गए, ठीक है। और उसकी वजह से जो वहाँ के अमेरिका के लोग थे, वो वैसे अमेरिका के लोग चाहते ना बहुत बुरी तरीके से उनको मार सकते थे, बट उन्होंने तो गोली नहीं चलाई, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। और जब वो वहाँ पर उतरे, हमारे स्पेनिश और जो हमारे पुर्तगाल के लोग थे जब वहाँ पर उतरे, तो दूसरे लोगों में, अमेरिका के लोगों में फैल गई। और अमेरिका के लोग तो इम्यून नहीं थे, है ना, उनके में तो प्रतिरोध की क्षमता नहीं थी, यूरोप के लोगों में तो डेवलप हो चुकी थी। देखो क्यों नहीं थी अमेरिका के लोगों में प्रतिशोध की मतलब प्रतिरोध की क्षमता, क्योंकि उनका दूसरे देशों से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था, है ना। तो इसी की वजह से वहाँ पर लाखों लोग मारे गए, और इतने सारे लोग मारे गए, बहुत बड़े लेवल पे लोग मारे गए, और एक तरह से स्पेनिश ने एक कब्जा ही कर लिया, जीत लिया, ठीक है। देखो, एक ऐसे पर्सन से लड़ना जो आपके खिलाफ है वो बहुत आसान होता है ना। अगर जो वो हमारे पुर्तगाली सेना और स्पेनिश सेना अगर हथियार से लड़ते तो हथियार आप उसके खिलाफ यूज कर सकते थे, हथियारों पे कब्जा करके अमेरिका के लोग जो है हथियारों पे कब्जा करके लड़ सकते थे। बट आप एक बीमारी से कैसे लड़ोगे? तो यही बात लिखी है, बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमलावर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसी बीमारी के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावर के पास उसके बचाव का तरीका था। यूरोप के लोगों के पास बचाव का तरीका था इम्यून सिस्टम, और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। बट ऐसा नहीं था हमारे अमेरिका के लोगों के साथ, इसलिए बहुत बड़े लेवल पे अमेरिका में लोग मरे, और एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पेनिश का और पुर्तगालियों का रूल वहां पर स्टार्ट हो गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, समझ आ गया ना? अब मैंने बोला था ना कि कैसे बिना गोली चलाए उन्होंने कैसे कब्जा कर लिया, तो ऐसे कब्जा कर लिया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि विजय, बीमारी और व्यापार। उसके आगे थोड़ी सी और क्या चीज़ें लिखी हुई है कि 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था। मतलब मैं आपको बता दूं 19वीं सदी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को 19वीं सदी नहीं पता। तो 1801 से लेके 1900 तक के टाइम को 19वीं सदी कहा जाता है। तो 19वीं सदी में गरीबी जो थी और भुखमरी जो थी, भूख जो थी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यूरोप के अंदर, और शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, और बीमारियां का भी बोलबाला था। ज़्यादातर लोग गांव से निकल के शहरों में जाने लगे, तो शहरों में भीड़ वगैरह भी बढ़ने लगी। धार्मिक टकराव आम थे, यानी धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी।
क्रिश्चियन ही थे सारे, बट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, रोमन क्रिश्चियन, अलग अलग क्रिश्चियन होते हैं, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, इनके बीच में लड़ाई होने लगी। धार्मिक संतुष्टों को काड़ दंड दिया जाता था। इसका मतलब क्या है? कड़ा दंड दिया जाता था। इसका मतलब, सॉरी, कड़ा है वो, कड़ा दंड दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि माना जाता था कि जो धर्म के खिलाफ बोलेगा ना, उसको मार दिया जाना चाहिए। इस वजह से हजारों लोगों को यूरोप और इसी वजह से कि कोई मार ना दे कि हमने धर्म के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में गलत बोला है, इसी वजह से लोग जो थे वो यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। अब तो क्योंकि अमेरिका तो इन्वेंट हो चुका था, 16वीं शताब्दी में ही हो चुका था, है ना, 16वीं शताब्दी में हो चुका था। तो अब क्या था, 19वीं सेंचुरी में वो सारे के सारे लोग, यूरोप के लोग अमेरिका जाने लगे। ओके, 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों में कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्लास 9th में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा होगा टॉपिक स्लेव ट्रेड। हिंदी में स्लेव को वही बोलते हैं ना, दास प्रथा का अंत। तो होता क्या था, यूरोप के लोग हैं, या हमारा अफ्रीका इसी तरफ पड़ता है, ये रहा हमारा अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो होता क्या था कि जो हमारे यूरोप के लोग हैं, ये पहले जाते थे अफ्रीका। अफ्रीका में वो जाकर क्या करते थे, वहाँ पर का जो चीफ होता था, उनसे क्या करते थे कि जो भी वहाँ पर स्लेव होते थे, जो भी वहाँ पर दास होते थे, उनसे दास को खरीदा जाता था, लोगों को खरीदा जाता था। जब वहाँ पर वो लोगों को खरीदते थे, तो लोगों को खरीदने के बाद वो वहाँ पर उसको अमेरिका ले जाते थे। जब लोगों को वो अमेरिका ले जाते थे, तो अमेरिका ले जाने के बाद वो वहाँ पर अमेरिका के, मतलब वहाँ के जो अफ्रीका से लाए गए लोग हैं ना, उनसे खेती करवाते थे। जब वो वहाँ पर खेती वगैरह करवाते थे, जो प्रोडक्शन होता था वो वहाँ पर अमेरिका, यूरोप में भेज देते थे। तो ये सिस्टम चलता था, और ज़्यादातर जो उत्पादन होता था वो चीनी का होता था या हमारे कपास का हुआ करता था। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। आगे क्या लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत दुनिया का सबसे धनी देशों में से गिना जाता था। आपको पता है कि चीन को, ठीक है, 18वीं शताब्दी के काफ़ी समय बीत जाने के बाद, मतलब मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी से पहले के टाइम में चीन को और भारत को है ना दुनिया का सबसे धनी देश माना जाता था। बट भारत तो हट गया लिस्ट से। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्रिटिश थे, उन्होंने हमारे पे कब्जा कर लिया, सारा का सारा सोना खत्म, पैसा खत्म, गरीब छोड़ दिया उन्होंने हमें। और दूसरी तरफ जो चीन था ना, उसने दूसरे देशों से व्यापार करना बंद कर दिया। चीन जो सबसे शक्तिशाली देश बना था उस टाइम पैसों के मामले में, वो सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि वो दूसरे से व्यापार करता था। बट उन्होंने व्यापार करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ और सोशलिज्म की तरफ बढ़ चुके थे। अभी कभी बाद में समझाऊंगा, बट ये याद रखो कि चीन ने दूसरे से व्यापार करना छोड़ दिया, और इसी की वजह से जो व्यापारिक केंद्र है वो इंडिया और चाइना से खिसकते खिसकते किसकी तरफ चल गया? यूरोप की तरफ। तो यही लिखा है कि अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। ठीक है, अच्छा, ये हमें समझ आ गया। ये एक पिक्चर दे रखी है, ये इंग्लिश में है, आई एम रियली सॉरी, ये बुक का ही एक बॉक्स है, मैं हिंदी में लेना भूल गया। मैं आपको बता देता हूँ। एक जॉन थे, मैसेच्यूसेट बे कॉलोनी इन न्यू इंग्लैंड के। उन्होंने क्या लिखा, मई 1964 में बात लिखी थी कि जो चिकन पॉक्स है ना, ये पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है। जो चिकन पॉक्स है, एक्चुअल में जो चिकन पॉक्स है वो भगवान ने ही भेजा है, जिससे जो कॉलोनी है ना, कॉलोनी मतलब हम जैसे लोग हैं जो दूसरे पे कब्जा करते हैं, है ना, यूरोप का था ये। तो उसने बोला कि हम जैसे लोग जो दूसरों पे कब्जा करते हैं, उन्होंने अमेरिका के लोगों को मार दिया, ठीक है, बिना उन पे किसी चीज़ का यूज़ करे, और अमेरिका हमारे हाथों में आ गया। तो ये भगवान ने भेजा है ताकि हमें वो मिल पाए जो हमको चाहिए, यानी अमेरिका हमको मिल पाए बिना कोई झंझट के। तो ये बात लिखी हुई, आई होप ये पता चल गया आपको। स्लेव ट्रेड की एक पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये स्लेव ट्रेड दिखाया गया है इसके अंदर। यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्लेव है, ठीक है, ये लोग खरीद रहे हैं, उनको स्लेव वगैरह खरीद रहे हैं। ओके, और आप देखोगे कि ये जो है, इन्होंने बहुत मतलब अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे ताकि जो वो है उनको खरीदे, है ना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे जो स्लेव थे वो अपने उसको जो खरीदने आया उसको, है ना। ऐसे तो बहुत बुरी चीज़ है, बट ये ऐसे किया करते थे। आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखो आपके सपोर्ट की वजह से ही 143 के सब्सक्राइबर हुए हैं, एंड आगे भी मैं आप ही की वजह से जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही वीडियो बनाऊंगा और मैं अकेला चला जाऊँगा आपकी वजह से, आप ही के सपोर्ट की वजह से आप आगे जाऊँगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आओ। कोई दिक्कत हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो मैंने बोला क्वेश्चन आंसर के वे में, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बता दूंगा, साथ में आंसर भी, और आंसर इसी में से होंगे सारे।
एक एक लाइन आपको इसमें से देखने के लिए मिलेगी। तो आप ये भी लर्न कर लोगे ना नोट्स, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी मैं क्वेश्चन बता दूंगा कि किस किस वे में पूछा जा सकता है। ओके, बाकी नोट्स वगैरह के लिए मैं बता चुका हूँ, वेबसाइट पे जा सकते हो, अलग अलग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।